accounts, business studies, economics, Commerce 985। कभी सोचा है कि हमारी जेब में जो नोट हैं या बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसे असल में कौन कंट्रोल करता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो पूरे देश की इकोनॉमी को चलाती है, और वो ताकत है सेंट्रल बैंक। तो आज हम इसी सेंट्रल बैंक की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बैंकिंग सिस्टम का बिग बॉस आखिर है कौन। फिर हम उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी नोट छापने की शक्ति के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये सरकार और बाकी बैंकों का बैंकर कैसे बनता है और कैसे ये पूरे इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। और आखिर में हम उस सबसे बड़े फर्क को समझेंगे जो इसे हमारे नॉर्मल बैंकों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो इतने सारे बैंक्स हैं वो आखिर किसके इशारे पर काम करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। कभी इस बारे में सोचा है कि जिस बैंक में हमारा खाता है, क्या वो अपनी मर्जी से सारे फैसले लेता है या फिर उसके ऊपर भी कोई बैठा है जो उस पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल करता है? देखिए, हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो एक पिरामिड की तरह है। इस पिरामिड में सबसे नीचे आते हैं कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जिनसे हम सब रोजाना डील करते हैं। लेकिन इस पिरामिड के टॉप पर बैठा है इन सभी बैंकों का बिग बॉस, और वही है सेंट्रल बैंक। तो अगर आसान भाषा में कहें तो सेंट्रल बैंक वो सबसे बड़ी संस्था है जो देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम की कप्तान है। वही नियम बनाती है, वही सब पर नजर रखती है और वही सबको बताती है कि क्या करना है। और हमारे देश भारत में ये सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई निभाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की उस पावर की जो उसे सबसे खास बनाती है, और वो है नोट छापने की ताकत। ये बात बड़ी मजेदार है कि देश में नए नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। हाँ, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन उसके अलावा 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के सारे नोट छापने का काम सिर्फ आरबीआई ही करता है। अब सवाल यह है कि ये पावर सिर्फ एक ही संस्था को क्यों दी गई? इसके कई फायदे हैं। इससे ये पक्का होता है कि पूरे देश में एक ही तरह के नोट चलें। सरकार के लिए निगरानी रखना आसान हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, इससे हमारी करेंसी पर लोगों का भरोसा मजबूत होता है। चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल बैंक दो बहुत ही खास कस्टमर्स के लिए कैसे काम करता है। पहला कस्टमर है सरकार और दूसरा है देश के बाकी सारे बैंक। सरकार के लिए आरबीआई 3 बड़े काम करता है। पहला, वो सरकार का बैंकर है, यानी सरकार के सारे अकाउंट्स वही संभालता है। दूसरा, वो सरकार का एजेंट है, मतलब सरकार के लिए जो भी कर्ज लेना देना होता है उसे मैनेज करता है। और तीसरा, वो सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आर्थिक मामलों पर सलाह देता है। और जिस तरह हमारा बैंक हमारे लिए काम करता है, ठीक उसी तरह सेंट्रल बैंक देश के सभी कमर्शियल बैंकों के लिए काम करता है। वो इन बैंकों के कैश रिजर्व को अपने पास सुरक्षित रखता है, मुसीबत के वक्त उन्हें लोन देता है, और जब बैंक आपस में लेन देन करते हैं तो उसे भी सेटल करता है। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अब आते हैं सेंट्रल बैंक के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम पर, यह तय करना कि मार्केट में यानी पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए। और ये कैसे होता है, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। तो देखिए, पैसे के इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक एक टूल किट का इस्तेमाल करता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसमें 2 तरह के औजार होते हैं। पहले हैं क्वांटिटेटिव, यानी वो जो पूरी इकोनॉमी पर एक साथ असर डालते हैं, और दूसरे हैं क्वालिटेटिव, जो किसी खास सेक्टर जैसे होम लोन या कार लोन को टारगेट करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में 2 सबसे जरूरी ब्याज दरें हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। हैं तो दोनों ही वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क है। बैंक रेट लंबे समय के लोन के लिए होता है और रेपो रेट बहुत छोटे समय के लोन के लिए। तो होता क्या है, सोचिए, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बाकी बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। अब बैंक क्या करते हैं, वो इस महंगाई का बोझ हम लोगों पर डाल देते हैं और अपने होम लोन, कार लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, लोग कम लोन लेते हैं और मार्केट में पैसे का फ्लो अपने आप कम हो जाता है। एक और तरीका है रिजर्व रेशियो। मान लीजिए हमने बैंक में कुछ पैसा जमा किया, तो बैंक उस पूरे पैसे को लोन पर नहीं दे सकता।
कानून के मुताबिक उसे उस पैसे का कुछ हिस्सा, जिसे CRR कहते हैं, RBI के पास रखना पड़ता है और एक और हिस्सा, जिसे SLR कहते हैं, अपने पास रखना पड़ता है। जो पैसा बचता है सिर्फ वही लोन के तौर पर दिया जा सकता है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। अगर मार्केट में पैसे का फ्लो कम करना है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें यानी रेपो रेट वगैरह बढ़ा देता है, सरकारी सिक्योरिटीज बेचता है और CRR और SLR जैसे रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा देता है। ये सारे कदम इकोनॉमी से एक्स्ट्रा पैसा सोखने का काम करते हैं। अब आते हैं एक और बड़े मजेदार टूल पर, जिसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के बदले लोन लेना है। अगर मार्जिन 20% है तो बैंक सिर्फ 80,000 का लोन देगा। अब अगर RBI को लोन देना मुश्किल करना है तो वो इस मार्जिन को बढ़ाकर 30% कर सकता है। तो अब उसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ 70,000 का लोन मिलेगा, यानी लोन लेना और मुश्किल हो गया। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उस एक सबसे बड़े फर्क को समझते हैं जो सेंट्रल बैंक को बाकी सभी बैंकों से बिल्कुल अलग बनाता है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच जो सबसे बुनियादी फर्क है वो उनके मकसद का है। एक कमर्शियल बैंक का सीधा सा लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन सेंट्रल बैंक का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और जनता की भलाई के लिए काम करना है। यही वजह है कि वो हम लोगों से डायरेक्ट डील नहीं करता और नोट छापने का अकेला अधिकार भी उसी के पास है। वो पूरे सिस्टम का हेड है, जबकि बाकी बैंक बस उस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर सेंट्रल बैंक का मकसद मुनाफा कमाना है ही नहीं तो फिर उसका लिया हुआ हर छोटा बड़ा फैसला हमारी जेब में रखे हर एक रुपए की कीमत को और हमारे देश की आर्थिक सेहत को कैसे तय करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.